प्लस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। प्रदेश में नए मुख्य सचिव सुशांत पंत ने पदभार ग्रहण कर लिया है। गणेश वंदना के बाद अपने कक्ष में पहुंचे मुख्य सचिव सुशांत पंत एक निश्चित समय पर मुहूर्त के आधार पर अपनी सीट पर बैठे और नए साल के पहले दिन के साथ ही सुशांत पंत के काम का पहला दिन भी शुरू हुआ। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र से तालमेल में कोई समस्या नहीं होगी। विकसित भारत के तहत आमजन से जुड़ी योजनाओं पर खास फोकस रहेगा। वित्तीय प्रबंधन के लिए होंगे खास प्रयास और इस पर विस्तार से विचार विमर्श भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार उन्होंने जताया। साथ ही में देखिए मुख्य सचिव हेमंत गेरा, संयुक्त सचिव अक्षय गोदारा, महेश चंद्र शर्मा, कृष्णा कुणाल, श्रुति भारद्वाज, कई अफसरों और नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। यानी कि देखिए जैसे वहां पर पहुंचे थे शुभकामनाओं के साथ में उनके समर्थक वहां पर पहुंचे और उसके बाद में उन्होंने एक निश्चित समय पर एक निश्चित मुहूर्त पर अपना पदभार ग्रहण किया। गणेश वंदना की गई और गणेश वंदना के बाद में अपने कक्ष में वो पहुंचे और उसके बाद में पदभार उनके द्वारा ग्रहण किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र से तालमेल में किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने विकसित भारत की बात कही। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के तहत आमजन से जुड़ी योजनाओं पर खास फोकस सरकार का रहने वाला है। वहीं वित्त प्रबंधन के लिए भी खास प्रयास किए जाएंगे और इस पर विस्तार से विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उन्होंने इस दौरान आभार भी जताया। तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। और अब देखिए मेवात को भी जाना जा सकेगा ब्रज के नाम से। जी हां, जवाहर सिंह बेढम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक ज्ञापन दिया है और सरकार के मंत्री जवाहर सिंह बेढम की एक मांग है और उस मांग में उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण की भूमि उसे ब्रज से ही जाना जाए। फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंदू ही नहीं मुसलमान भी जानते हैं कि ये ब्रज भूमि है। जवाहर सिंह बेढम ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दिनों को याद किया और अपने 3 अजीज मित्रों का उन्होंने जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बताया अपना राजनीतिक गुरु। यानी कि देखिए अब समझना होगा कि जिस तरह से ज्ञापन उन्होंने दिया है इस पर उन्होंने खुले तौर पर बात भी कही और फर्स्ट इंडिया से जब बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी लोग ये जानते हैं कि वो एक ब्रज भूमि है। न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी जानते हैं कि वो ब्रज भूमि है। ऐसे में देखना होगा कि जो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है क्या कुछ होगा और जवाहर सिंह बेढम की ये मांग है, इस मांग पर क्या कुछ फैसला आना होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने पदभार ग्रहण कर लिया है। मंत्री राठौड़ ने क्या कुछ कहा वो आपको एक बार बता देते हैं। मंत्री राठौड़ ने कहा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राजस्थान की जनता की सेवा का मौका मिला है। पीएम सीएम के नेतृत्व में राजस्थान का उत्थान हमें करना है। आगे उन्होंने कहा कि विभाग कोई सा भी हो, जिम्मेदारी के साथ सरकार चलानी है। अधिकारियों मंत्रियों की सभी की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर सरकार का जीरो टॉलरेंस रहने वाला है। विकसित भारत 2047 तक बनना है जिसमें 5 साल बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से राजस्थान की जनता का संकल्प लिया है। प्राथमिकता हमारा संकल्प पत्र स्पष्ट करती है। 5 साल की समस्याओं से मुक्ति दिलाना, पेपर लीक पर अंकुश लगाएंगे। मैं प्रवक्ता हूं इसलिए कानून व्यवस्था की कमी थी जिससे मैं खुले तौर पर बोल रहा हूं। मोदी सरकार पूरे देश को साथ में लेकर चलती है। तमाम बातें देखिए उनके द्वारा कही गई और साथ ही में उन्होंने आगे ये भी कहा कि इंडिया अलायंस का विपक्ष कमजोर और दृष्टिहीन है। हमारा संकल्प साफ है। हमारी चुनौती भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना है। 25 में से 25 सीटें जीतेंगे लोकसभा में, ये एक बड़ा दावा उनके द्वारा किया गया है। वहीं देखिए हड़बड़ाहट में जल्दी से अच्छी है, सोच समझकर तैयारी करना बेहद जरूरी है। यानी कि देखिए सबसे पहले उन्होंने बात की जनता की सेवा करने की कि किस तरह से सरकार काम करने वाली है, रणनीति उनकी क्या होने वाली है, जीरो टॉलरेंस की उन्होंने बात कही है। उसके अलावा देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर जो बार बार सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में आ पाएंगी, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। तमाम बातें देखिए मीडिया से जब वो बातचीत कर रहे थे उन्होंने कही कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली है और इस जिम्मेदारी को बीजेपी पूरा भी करेगी। मैं पूरा इसे करूंगा। राजस्थान की जनता की सेवा का मौका दिया गया है। और दौरान देखिए राजस्थान के जो तमाम मुद्दे हैं, फिर चाहे वो पेपर लीक हो या फिर सुरक्षा का मुद्दा हो, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के काम किया जाएगा। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस के साथ काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग कोई सा भी हो,
जिम्मेदारी के साथ सरकार हमें आगे चलानी है। इंडिया टुडे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देखने को मिला, जहां मोदी की गारंटी चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं, गरीबों का भरोसा। हर गरीब आदमी जानता है कि मोदी कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। गरीबों का यही भरोसा मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मैं नए साल के लिए सूची बनाने में विश्वास नहीं करता और इसके बदले में अपने लिए कार्यसूची बनाने में विश्वास करता हूं। 2024 के मद्देनजर सवाल मेरे विश्वास का नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ यही है कि मैं सब कुछ लोगों की सेवा में लगा दूं। मैं ये पूरी ईमानदारी प्रतिबद्धता के साथ करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए आज का दिन भी आप समझेंगे राजस्थान के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था और ये तमाम बातें कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्योंकि इंडिया टुडे के द्वारा जब इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिया गया, उस इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक्सक्लूसिव बातें कही हैं, ये वादे किए गए हैं। एक बार फिर से जरा आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्या कुछ कहा। मोदी की गारंटी चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है, गरीबों का भरोसा। हर गरीब आदमी जानता है कि मोदी कर्तव्य से पीछे नहीं हटता और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने संबोधन में भी कहते हुए नजर आते हैं। यानी कि देखिए जब जब जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो यही वो विश्वास जताते हैं हर उसे गरीब को कि मोदी आपके साथ खड़ा है। गरीबों को ये भरोसा दिलाना है मुझे कि आप आगे बढ़ेंगे और मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं नए साल के लिए सूची बनाने में विश्वास नहीं करता हूं, इसके बदले मैं अपने लिए कार्यसूची बनाने में विश्वास करता हूं। क्योंकि देखिए नए साल की बधाई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को दी। 2024 के मद्देनजर सवाल मेरे विश्वास का नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ यही है कि मैं सब कुछ लोगों की सेवा में लगा दूं। मैं पूरी ईमानदारी प्रतिबद्धता के साथ में करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी वर्ष 2024, सबसे बड़े भारत से लेकर पुराने लोकतांत्रिक अमेरिका तक में इस साल चुनाव है। एक वर्ष में 64 देशों में 400 करोड़ वोटर्स चुनेंगे नई सरकार। यानी कि देखिए इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2024 कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है अलग अलग देशों के लिए। 60% जीडीपी वाले करीब 64 देशों में चुनाव होने हैं और भारत की अगर बात की जाए तो भारत में इस साल करीब 100 करोड़ वोटर्स आजमाएंगे मताधिकार। 2024 चुनाव के लिए भाजपा मजबूती के साथ शीर्ष दावेदारों की ओर। अमेरिका में इस बार की अगर बात की जाए तो चुनाव बताया जा रहा है खर्चीला और भ्रामक। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, मैक्सिको में भी चुनाव होने हैं। दूसरी ओर युद्धग्रस्त रूस और यूक्रेन में भी चुनाव इस बार होने वाले हैं। यानी कि देखिए तस्वीरें देखने लायक होंगी। जहां हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत और अमेरिका दोनों ही जगह चुनाव होंगे। इसके अलावा भी देखिए कई ऐसे देश हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, पर जो महत्वपूर्ण तस्वीरें देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी रूस और यूक्रेन में, क्योंकि युद्ध की तस्वीरें सभी ने देखी थी। ऐसे में जो चुनाव वहां पर होगा तो क्या कुछ माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 64 ऐसे देश हैं जहां पर चुनाव होने हैं। ऐसे में 400 करोड़ वोटर्स जो कि सरकार चुनने वाले हैं। 60% जीडीपी वाले करीब 64 देशों में ये चुनाव होने हैं। भारत के देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो वोटर्स हैं 100 करोड़ और ये 100 करोड़ वोटर्स बताने वाले हैं कि भविष्य तस्वीर क्या होने वाली है। ये अपना मताधिकार आजमाने वाले हैं। 2024 चुनाव के लिए भाजपा मजबूती के साथ आगे आती हुई नजर आ रही है, अपने शीर्ष दावेदारों को आगे रख रही है। अब बात करते हैं अमेरिका की, क्योंकि देखिए अमेरिका में भी इस बार चुनाव होना है और इस बार देखिए समझा यह जा सकता है अमेरिका में कि इस बार चुनाव अमेरिका में बेहद खर्चीला होने वाला है और भ्रामक होने वाला है। यानी कि तस्वीरें वो भी देखने लायक होगी। इसके अलावा देखिए अगर हम देशों की बात करते हैं तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, मैक्सिको, ये भी तमाम ऐसे देश हैं जहां पर चुनाव इस बार होंगे। दूसरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि हम बता रहे थे कि रूस और यूक्रेन, और देखिए तमाम जो कि राज्यों की सूची भी हम आपको तस्वीर में भी दिखा रहे हैं कि भारत और अमेरिका की अगर बात की जाए तो भारत की तस्वीरें आप सबने देखी होगी कि किस तरह से लगातार दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरह से तमाम पार्टियां कोई अलायंस लगा करके बैठी है तो कोई अभी से
तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है राजनेताओं में। पर आप समझिए कि जो नया साल है यानी कि जो 2024 है, ये सबसे बड़ा चुनावी वर्ष होने वाला है अभी तक के इतिहास में। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे बड़े भारत से लेकर पुराने लोकतांत्रिक अमेरिका तक में इस साल चुनाव देखने को मिलेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरे 64 देश ऐसे हैं जहां पर चुनाव इस साल होने वाले हैं। 2024 में 400 करोड़ वोटर्स जो कि सरकार चुनने वाले हैं। 60% जीडीपी वाले करीब 64 देशों में इस साल चुनाव होने वाले हैं, यानी कि ये साल बेहद महत्वपूर्ण होगा, ना सिर्फ भारत के लिए, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, ना सिर्फ इंडोनेशिया के लिए, बल्कि उन 64 देशों के लिए जहां पर चुनाव होंगे। भारत में इस साल करीब 100 करोड़ वोटर्स ऐसे होने वाले हैं जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 2024 चुनाव के लिए भाजपा पूरी मजबूती के साथ शीर्ष दावेदारी कर रही है, क्योंकि हम आपको देखिए बयान भी सुना रहे थे, बोल भी सुना रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी, तमाम उन राजनेताओं के भी। और चलिए इस वक्त की बड़ी शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट का कुछ बड़ी खबरों के साथ। गैंगस्टर सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ आतंकी घोषित हो चुका है। केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश का आरोपी है गोल्डी। यूथ कांग्रेस नेता गुरलाल पहलवान की हत्या में भी आरोपी बताया जा रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी है सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़। पंजाब में टारगेट किलिंग्स को लेकर वांटेड है गोल्डी। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी गोल्डी का नाम शामिल है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले कनाडा में बैठे लखबीर को आतंकी घोषित किया गया था और अब गोल्डी बराड़ को भी आतंकी घोषित किया जा चुका है। देखिए, जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उस वक्त भी गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली थी, एक पोस्ट भी देखने को मिला था और तब से ही गोल्डी बराड़ चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अक्सर आपने ये न्यूज भी सुनी होगी सोशल मीडिया पर भी कि अक्सर गोल्डी बराड़ के नाम से फिरौती तक मांगी जाती है। ऐसे में गैंगस्टर सतिंदर सिंह यानी कि गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया जा चुका है। भारत के यान ने डाला चंद्रमा पर पड़ाव, बटोरी और सुर्खियां। रिटायर्ड हिंदी शिक्षक के पुत्र श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ के नेतृत्व में ये कीर्तिमान है। 1985 में तिरुवनंतपुरम में एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में करियर की शुरुआत उन्होंने की और अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष हैं सोमनाथ। सोमनाथ के नेतृत्व में चंद्रमा पर पहुंचा चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत ने भी चंद्रमा पर अपना यान भेज दिया है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान भेजने वाला पहला देश अब भारत बन चुका है। इसरो की 2028 तक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य है, क्योंकि देखिए वो पल कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि पूरे भारत के लिए, हर एक भारतवासी के लिए वो पल वाकई में गौरवमयी पल था और भारत के यान ने चंद्रमा पड़ाव पर पहुंचा और सुर्खियां भी बटोरता हुआ नजर आया। रिटायर्ड हिंदी शिक्षक के पुत्र श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ के नेतृत्व में ये कीर्तिमान रचा गया है। क्योंकि हम बात अगर करें 1985 की, तो 1985 में तिरुवनंतपुरम में एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और अब अगर बात की जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ के नेतृत्व में चंद्रमा पर पहुंचा है चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम। इसके अलावा भारत के अलावा भी अगर बात की जाए तो अमेरिका, रूस, चीन के बाद में भारत ने चंद्रमा पर अपना यान भेजा है। चांद के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान भेजने वाला पहला देश अब भारत बन चुका है। इसरो की 2028 तक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने का भी अब लक्ष्य रखा गया और ऐसे में पूरी उम्मीद है कि भारत ये लक्ष्य भी जल्द ही पूरा कर लेगा। और चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।